नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 8 के साइंस का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, यानी कि 50 VBI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 में रिपीट करेगा। बहुत सारा सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर 2025 में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। पेपर 2 में आपका मैथ रहेगा, साइंस रहेगा और सोशल साइंस का पेपर रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर 50 प्लस 50 प्लस 50 कुल मिलाकर 150 MCQs जो है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम पेपर में। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस का 50 MCQs देखने जा रहे हैं। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम पेपर 2025 में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और सोशल साइंस का वीडियो पहले ही हम लोग देख चुके हैं, यानी कि मॉडल पेपर देख चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है मैथ का मॉडल पेपर को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है। गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? जीवाणु, कवक, बीजाणु या फिर प्रोटोजोआ। तो देखिए, गेहूं का रस्ट एक पादप रोग है, ठीक है, और एक कवक के द्वारा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, कवक। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी में, इन सभी जगह में जो है सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। यानी कि सूक्ष्मजीव जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी और मिट्टी में भी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 53 का कि जीवाणु और कवक के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरणीय और संश्लेषित रेशे अपघटक। तो देखिए, जीवाणु और कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट सवाल है कि सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है। सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है? जल में, मिट्टी तेल में, एल्कोहल में या फिर इनमें सभी। तो देखिए, सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर जो है रखा जाता है, ठीक है। तो सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो मिट्टी तेल में, यानी कि केरोसिन तेल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मिट्टी तेल। नेक्स्ट सवाल है कि किस पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए यानी कि दहन करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 55 हो गया। 56 का देखिए, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण कम हो जाता है, जिसके चलते हम गिर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 56 हो गया। 57 का देखिए कि किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं। आगे पीछे होने वाली जो गति है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंपन, ठीक है। इस तरह से ऊपर नीचे हो या ऐसा आगे पीछे, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। किस प्रकार के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? विक्षेपण प्रक्रिया, परावर्तन, अपवर्तन, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर विक्षेपण प्रक्रिया हो जाएगा। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो विक्षेपण प्रक्रिया के कारण, याद रखना। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो देखिए, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 25 सेंटीमीटर, याद रखना। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस
कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं? उच्च दाब या उच्च ताप या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उच्च दाब और उच्च ताप ये दोनों सही होगा। ऑप्शन 3 में देख सकते हो यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, दोनों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक किसका शुद्ध रूप है? तो देखिए कोक यह कठोर सरंध्र भूरा काला पदार्थ है, इसमें 98% ठीक है कार्बन रहता है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, याद रखना कार्बन का। कोक किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का। नेक्स्ट सवाल कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है? वन्य जंतु, वृक्ष, कल कारखाने, वनों उन्मूलन। तो यहाँ पर मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, यानी कि मिट्टी का जो क्षय हो जाता है, मिट्टी का क्षय होना मृदा अपरदन कहलाता है। तो यहाँ पर जो रोकता है वृक्ष रोकता है, यानी कि पेड़, ये आपका सही होगा। मिट्टी को जकड़ करके रखता है, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वृक्ष हो जाएगा। कागज का कितने बार पुनःचक्रण संभव है? कागज को कितने बार पुनःचक्रण कर सकते हैं? तो यहाँ पर 5 से 7 बार हो जाएगा, याद रखना। कागज का कितने बार पुनःचक्रण संभव है? 5 से 7 बार। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो देखिए वायु में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत है वो 78 है, ठीक है। और वायुमंडल में यानी कि वायु में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 78 होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है 65 का कि किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? किसके कारण, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ठीक है, CFC हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एयर कंडीशनर से निकलने वाला सूक्ष्म ठोस यानी कि तरल कण जो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। जरायुज जंतु कौन से हैं? जरायुज जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, गाय हो जाएगा, कुत्ता भी हो जाएगा और बिल्ली भी हो जाएगा। तो ये सभी हो जाएगा, इनमें सभी जरायुज जंतु। और अगर आपको एग्जाम पेपर में पूछ दे कि अंडप्रजग जंतु, अंडप्रजग यानी कि जो अंडे देते हैं फिर बच्चे होते हैं, ठीक है, अंडे से, तो वो अंडप्रजग होता है। और यहाँ पर आपको पूछा है जरायुज जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, तो गाय हो जाएगा, बिल्ली भी हो जाएगा और कुत्ता भी हो जाएगा। तो इनमें सभी हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है 2025 के लिए, ठीक है। सोशल साइंस का सीरीज चल रहा है, ठीक है, सोशल साइंस का सीरीज चल रहा है, साइंस का भी सीरीज चल रहा है 200 MCQ का, ठीक है, 200 MCQ का सीरीज चल रहा है। आप लोग वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर लिखा रहेगा 8th बोर्ड एग्जाम पेपर 2025, ऐसा लिखा रहेगा प्लेलिस्ट में, 8th बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 ऐसा लिखा रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? कोकून, प्यूपा, वयस्क, इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा। रेशम कीट का जीवन चक्र इस प्रकार होता है, कोकून से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क में बदल जाता है। तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 68 का देखिए विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? याद रखना जो विद्युत सेल होते हैं, जो बैटरी होते हैं, ठीक है, विद्युत सेल, उसमें विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2, ठीक है। कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? तो यहाँ पर LED हो जाएगा, विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है।
तो एलईडी बल्ब हो जाएगा यहाँ पर एलसीडी है, डीवीडी है, पीवीसी है। तो यहाँ पर एलईडी जो है ये आपका सही उत्तर होगा। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन या गुरुत्वाकर्षण या फिर घर्षण? तो सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? रेयन है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे मजबूत रेशा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नायलॉन जो है सबसे मजबूत रेशा है। प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है? बेकेलाइट, मेलमाइन, पीवीसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्लास्टिक जो आग का विरोध करता है वो है मेलमाइन, ठीक है, याद रखना। मेलमाइन जो है ये प्लास्टिक का प्रकार है, मेलामाइन याद रखना, जो आग का विरोध करता है। इसमें बर्तन भी बनता है, ठीक है। मेलामाइन आपका सही होगा। पॉलिस्टर की सामान्य किस्म है? पॉलिस्टर, टेरिलिन हो जाएगा आपका यहाँ पर। पॉलिस्टर की सामान्य किस्म यहाँ पर टेरिलिन हो जाएगा, टेरिलिन पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण, देखिए जैसे कि एक समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो ये जैसे कि एक किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण है, जो प्रकाश की किरणें होती है, एक किरण यहाँ पर टकराती है, ठीक है, इसे हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और ये परावर्तित हो जाती है, टकरा के यहाँ पर जो है परावर्तित हो जाती है, इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। और इसे हम अभिलंब कहेंगे, ठीक है, अभिलंब। और ये जो कोण बनता है ना, ये जो आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, इसके बीच वाला जो कोण है इसे हम आई कहेंगे, ठीक है। और ये जो अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण है, इसका जो बीच वाला कोण है इसे हम आर कहेंगे, आर कहेंगे। ये हो गया हमारा परावर्तन कोण, और जो आई है ये हमारा हो गया आपतन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है? परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चमकीला पिंड, चमकीला पिंड कौन से होते हैं? चंद्रमा, तारा, दोनों। तो यहाँ पर चमकीला पिंड हमारा तारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तारा हमारा जो है चमकीला पिंड है, ऑप्शन नंबर 2। मानव कान की श्रव्यता परास। तो देखिए मानव कान की श्रव्यता जो परास है 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, ये हो जाएगा आपका पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। और एग्जाम में ये भी पूछता है कि अश्रव्य वाले ध्वनि, अश्रव्य वाले ध्वनि यानी कि 20 हर्ज से भी कम होता है, 20 हर्ज से कम, याद रखना। ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है। इससे देखिए, इससे पहले हम लोग सोशल साइंस का एक मॉडल सेट देख चुके हैं, सोशल साइंस का, ठीक है। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगा मॉडल पेपर का मैथ का आएगा, मैथ का 50 MCQ आएगा, 50 MCQ, ठीक है, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्वनि की प्रबलता की माप, ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है डेसिबल में, याद रखना, डेसिबल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है? अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में, इनमें सभी। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? 77 यानी कि 77 है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, काला सोना कहा जाता है, तो काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को, ठीक है, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं, तो चट्टान पर चढ़ने के लिए कौन सी रस्सी इस्तेमाल किया जाता है? तो नायलॉन की रस्सी, ठीक है,
यहाँ पर नायलन हो जाएगा जो सबसे मजबूत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, नायलन एक ईंधन नहीं है। तो मृदा, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी गैस, एलपीजी, बायोगैस, ये सभी जो है ईंधन है, बट मृदा जो है ईंधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मृदा। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, खाद्य तेल। तो यहाँ पर विद्युत का सुचालक यहाँ पर नींबू का रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पर मीथेन है। तो यहाँ पर सबसे अत्यंत जो विषैली है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो अत्यंत विषैली गैस है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका यहाँ पर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, याद रखना। नेक्स्ट जो सवाल है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो देखिए ईस्ट का उपयोग जो है ना अल्कोहल या शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मलेरिया रोग का कारण है। तो मलेरिया, तो देखिए मादा एनोफिल मच्छर मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ के वाहक है। तो यहाँ पर मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोजोआ, याद रखना। नेक्स्ट सवाल कि टेस्टोस्टेरोन है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये पुरुष हार्मोन है, ठीक है, पुरुष हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ना पुरुष हार्मोन है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि स्त्री हार्मोन का नाम क्या है? स्त्री हार्मोन याद रखना एस्ट्रोजन, यहाँ पर लिख देता हूँ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये स्त्री हार्मोन है और ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना पुरुष हार्मोन है, ठीक है। दोनों को याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल 68 का 88 हो गया, 89 होगा। बल का केवल परिणाम होता है, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, केवल दिशा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बल का एक जो परिभाषा है ये ऑप्शन 1, 2, 3 ये जो है इससे संबंध नहीं है, बल से संबंध नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए बल क्या होता है? बल जो है ना धकेलने जो हम किसी वस्तु को धकेलते हैं यानी कि अपकर्षण या फिर खींचते हैं अभिकर्षण, इसकी जो प्रक्रिया है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को परिवर्तन करता है, धकेलते हैं या फिर खींचते हैं जिससे कि वस्तु का परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, उसकी जो अवस्था है वो परिवर्तन हो जाता है, उसे हम कहेंगे क्या? बल। परिवर्तन करना या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करना, उसे हम कहेंगे बल। तो यहाँ पर बल से रिलेटेड जो है ना ये जो ऑप्शन में दिया हुआ 1, 2, 3 ये तीनों जो है इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 90 का प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, याद रखना। विद्युत का सुचालक अधातु का नाम। देखिए विद्युत का सुचालक अधातु, यहाँ पर अधातु पूछा है। देखिए अधातुएं जो है ना विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत प्रभावित करती है, इसलिए यहाँ पर ग्रेफाइट हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। वायु किसका मिश्रण है? वायु गैसों का मिश्रण है, ठीक है, वायु गैसों का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये गैस जो है मिला रहता है, गैसों का मिश्रण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में और एरोसोल फुहार में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन में है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें सभी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। पाचन होगा, श्वसन होगा या फिर उत्सर्जन होगा या इनमें सही होगा, इनमें सभी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर
सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, तैलीय सतह से घर्षण बढ़ता है या फिर घटता है? यह घर्षण बिल्कुल नहीं होता है या फिर घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तैलीय सतह से घर्षण घटता है, ऑप्शन नंबर 2। आवृत्ति का मात्रक कौन सा होगा? मीटर होगा, सेकंड होगा, हर्ट्ज होगा या फिर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा? तो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है, आवृत्ति का मात्रक। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं भूकंप। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन में कौन है? वायु समाप्त होगा? नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर खनिज दिया हुआ है, तो खनिज जो है, खनिज का इस्तेमाल अभी हो रहा है, अधिक मात्रा में है, तो खनिज जो है एक दिन जो है समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कि ये समाप्त होने वाला संसाधन है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खनिज। नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, पत्तियां में, ठीक है, पत्तियां में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पत्तियां। लास्ट जो हमारा सवाल है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट हुक? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था क्लास 8 साइंस पेपर का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, यानी कि 50 VBI ऑब्जेक्टिव। इसके बाद जो है मैथ का वीडियो आएगा। आप लोग बस चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।